हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा अग्रवाल। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मींस सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से या रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ हो गया। देखिए, जिन लोगों ने पॉलिटी को पढ़ रखा है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इसमें बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कराना। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़िए कम और आपको जो मैक्सिमम है वो आउटपुट होना चाहिए, नंबर आपके ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं या जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगी। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि अगर पॉलिटी आप पढ़ना चाहें तो आपके पास 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे। ठीक है, एक मोटी बुक लक्ष्मीकांत जैसी भी है, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने अच्छे से वो बुक कवर कर सकें। तो आपको मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज मेरी देख लेते हैं, मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा। सिर्फ आप इतना देख के जाते तो आप खुद आकर बताएंगे कि इतने जितना मैंने पढ़ाया है इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि अभी तक हम लोगों ने भी क्या क्या खत्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल वायसराय, संविधान के विभिन्न स्रोत, उद्देशिका या प्रस्तावना, अनुसूचियां एवं उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति की निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, वरीयता अनुक्रम, संसद। आज हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है हमारा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, मैंने आपसे बताया है कि न्यायालय से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो आप क्या बताएंगे? एक बार आप क्या बताएंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है या स्थापना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है, तो आप क्या, बस सिंपल से याद करिए, 124 आर्टिकल के अंतर्गत या अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऐसे क्वेश्चन देखने को बन जाते हैं। देखिए, आप इतना ध्यान रखिए, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम न्यायालय है, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बताएंगे? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, ये क्या है? ये संघीय, सुप्रीम कोर्ट जो है ये संघीय न्यायालय तो है ही है, लेकिन साथ में ये सर्वोच्च न्यायालय भी है। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें कि इसका संविधान में उल्लेख दिया गया है, कहाँ पे दिया गया? हाँ, दिया गया है। कहाँ पे दिया गया? आइए देखते हैं। भाग 5 में वर्णन है किसका है? उच्चतम न्यायालय का। भाग 5 में अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में ये इसमें क्या मेंशन किया गया है? जितने भी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और कार्यों आदि का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की शक्तियों तथा कार्यों आदि का उल्लेख किया गया है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय है। अभी हमने वो क्या बताया? यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी है। अगर हम बात करें इसका संवैधानिक प्रावधान, यानी कहने का मतलब है कि संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है? तो भाग 5 में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच जो वर्णन करता है, किसका करता है? उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय का, इसके शक्तियों और कार्यों का इसमें मेंशन है या उल्लेख किया गया है। एक बार ये पूछा गया था कि इसकी स्थापना तिथि, आप ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या है इसका स्थापना तिथि, आप ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्घाटन तिथि 28 जनवरी 1950। देखिए, ये आप याद रखिएगा, लेकिन कभी कभी एक बार पूछ लिया गया था उद्घाटन तिथि ही सुप्रीम कोर्ट की, तो आप क्या बताएंगे? 28 जनवरी। अब देखिए, वर्तमान में हमारे कुल न्यायाधीश हमारे कितने हैं? तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो कुल न्यायाधीश कितने हमारे?
34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 34 न्यायाधीश। इसमें क्या है? मुख्य न्यायाधीश समेत हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर हम बात करें तो 33 हमारे क्या हैं? 33 हमारे न्यायाधीश हैं और एक हमारे क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश समेत एक मुख्य न्यायाधीश है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? 33 हो गई। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, जब हमारा स्टार्ट हुआ था प्रारंभ में कितने थे? 8 न्यायाधीश थे, जिसमें इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। यानी कहने का मतलब है कि एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि एक है मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, यानी भारत के एक मुख्य न्यायाधीश, और हमारे सात जो है ये हमारे क्या है? अदर मेंबर, यानी कि अदर मेंबर हैं। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अदर मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। और लेकिन अब कितने हैं? अब 34 आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल है। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अगर हम नियुक्ति देखें तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन कोलेजियम के परामर्श पर, किसके परामर्श पर? कोलेजियम के परामर्श पर की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। कितनी है? 65 ईयर है। शपथ कौन दिलाता है? जो नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन ये परामर्श लेंगे कोलेजियम के परामर्श द्वारा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। ये और पद त्याग किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करिए, अपना पद त्याग देंगे। अब आइए, कुछ आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए देखते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, 125 के अंतर्गत क्या किया गया है? न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा मेंशन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 126 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। 137 अनुच्छेद याद रखिएगा। इसमें क्या है? तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। क्या की गई मेंशन? इसमें तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति की मेंशन की गई है। अब आइए हम 128 के अंतर्गत क्या है? उच्चतम न्यायालय के बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। बस आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैं आपको बोल रही हूँ उस पर आप ज़्यादा गौर कीजिएगा। देखिए, 129 क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। भी आप से क्वेश्चन एक बार पूछा गया तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं 130। इसमें क्या दिया गया है? उच्चतम न्यायालय का स्थान है, इसको भी ऐसे आप देख लीजिएगा। 131 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय का मूल आरंभिक क्षेत्र अधिकार है 131 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि 138 के अंतर्गत। 137 के अंतर्गत आप देखिए क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अब देखिए 141 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर। अब 142 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देना। ये आप सिर्फ ऐसे पढ़ लीजिए। अब आइए नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 143 है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 143 अनुच्छेद में कहा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको सब नहीं याद रखना है, क्योंकि आप सब याद भी नहीं कर सकते हैं। मैं जितना आपको बोल रही हूँ सिर्फ आप वही ध्यान में रखिएगा। 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति। और 124 याद रखिएगा। और आप क्या याद रखेंगे? तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति और अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइए, एक बार इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। बट आप सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन जिसमें मैंने ज़्यादा बोला है उसको आपको याद ही कर लेना है। अब आइए हम देखते हैं कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, हम उनको कैसे हटा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अगर इनका आधार क्या होना चाहिए, यानी कहने का मतलब इनको हटाने का आधार क्या हो? साबित कदाचार या असमर्था। यानी कहने का मतलब है इनका क्या हो? ये असमर्थ हो, यानी कि इनकैपेबिलिटी हो इनके अंदर, या इनका जो
कदाचार हो, यानी साबित कदाचार, इनका मिसबिहेवियर अगर प्रूव हो गया हो, मिसबिहेवियर अगर प्रूव्ड हो गया हो, तब इनका आधार हो जाएगा, इनको हटाया जाने का आधार हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो साबित कदाचार साबित हो जाए या इनका असमर्थता हो जाए, तभी हम इनको हटा सकते हैं। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद किसमें किया गया है, 124(4) और 124(5) में इसका मेंशन है, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये क्या है, ये किसके रिकमेंडेशन से होती है, पार्लियामेंट के, यानी कि संसद के रिकमेंडेशन से होती है। संसद जब क्या करती है, इनको आदेश देती है, यानी उनके द्वारा होती है। देखिए क्या है, आइए देखते हैं इनकी प्रक्रिया क्या है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा क्या है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, कौन से सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित हैं एवं मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है, तब ये प्रक्रिया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इम्पीचमेंट, या इनको हटाना। आप ध्यान में रखिएगा कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 मेजोरिटी इनको हटाने के लिए चाहिए। और आप अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, 124(4), 124(5), आधार क्या होना चाहिए, साबित कदाचार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम। आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में क्या किया है, प्रतिपादित किया है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, ये मैंने जब पढ़ा रही थी मैं आपको प्रियम्बल, तब भी मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट आइए क्या है, भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। जब मैं आपको पढ़ा रही थी फंडामेंटल राइट, यानी कि संविधान का मूल अधिकार पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि हमारा भारतीय संविधान का संरक्षक और तथा अभिभावक किसको कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। जब मैं इसको प्रस्तावना पढ़ा रही थी प्रियम्बल भी, और मैंने आपको जब ये भी पढ़ाया था कि मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार से भी रिलेटेड कुछ भी केस आता है, कुछ भी चीज बनता है, तो तब भी आप सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार में भी मैंने आपको बताया था, ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। संविधान की, क्योंकि एक बार पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट यानी कि भारत का मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय या और हाई कोर्ट। ठीक है, या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों वहाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान में न्यायिक को पुनर्विलोकन का आधार है क्या है, विधि का शासन। देखिए आप बताइए, जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी सोर्स, यानी कि सोर्स पढ़ा रही थी कि ये कहाँ से लिया गया, तो आप बताइए विधि का शासन कहाँ से लिया गया, बताइए अमेरिका से लिया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है या कनाडा से लिया गया, आप ये बताइए किससे लिया गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है, संसद में है। यानी कि संसद चाहे तो उच्चतम न्यायालय की संख्या बढ़ा सकती है और बढ़ाती भी है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किया जाता है, अभी हमने देखा है संसद द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 125(1) में मेंशन है। अब नेक्स्ट देखिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये इनका प्लस पॉइंट है। क्या है कि अगर वो उनका रिटायरमेंट हो गया है या इन्होंने ले लिया है, तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अगर बात कर रही हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आप ध्यान रखिए राष्ट्रपति ही करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य शामिल वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 4 है। यानी कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कोलिजियम के थ्रू जो होता है, क्या होता है, उनका नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन परामर्श तो कोलिजियम की लेते हैं। तो उसमें क्या है, मुख्य न्यायाधीश तो रहते ही हैं, साथ में 4 हमारे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश रहते हैं, तो टोटल मिला के 5 लोग रहते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसके अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ यानी 13 न्यायाधीश गठित की गई थी, कब की गई थी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में
की गई थी गठित सबसे बड़ी पीठ, आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत क्या की गई है, वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, तो यह अनुच्छेद 142 में मेंशन है। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, केवल राष्ट्रपति को है। क्या है, केवल राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया है, 1993 में अपनाया है। ये एक बार पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है किसको, पुष्पा कपिला हिंगो रानी को। किसको माना जाता है, जाना जाता है, पुष्पा कपिला हिंगो रानी को जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्यवाहियों की भाषा क्या है, जो भी वहाँ पे कार्यवाही होती है उसकी भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है, ध्यान में रखिए। देखिए अब देखते हैं PIL, क्वेश्चन बना है इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। PIL का यानी कि जनहित याचिका, जनहित याचिका के माता के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, पुष्पा कपिला हिंगो रानी को, पुष्पा कपिला हिंगो रानी को जाना जाता है जनहित याचिका के नाम से। यानी कि इसका और क्या है, इंग्लिश में बोले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए भारत में जनक कौन है, PN भगवती। कौन जनक है, क्वेश्चन बना हुआ है, PN भगवती है। भारत में शुरुआत कब की गई है, 1979 में शुरुआत की गई है। और जनक देश कहाँ से आया है, USA से आया है, बस आप इतना ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की बात करते हैं। देखिए जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद कौन सा न्यायालय आता है, हाई कोर्ट आता है, आप ध्यान में रखिएगा, यानी उच्च न्यायालय आता है। देखिए हमारे क्या है, भारत में अब तक कितने हमारे उच्च न्यायालय हैं, तो अब तक हमारे न्यायालय कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, आप ध्यान में रखिएगा। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, ये कब गठित किया गया है, 1 जनवरी 2019 को इसको बनाया गया। क्या है, आंध्र प्रदेश का अमरावती न्यायालय है। क्या है, आंध्र प्रदेश का अमरावती न्यायालय है। ये 25वां उच्च न्यायालय, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है, भारत के संविधान में क्या कहा गया मेंशन, कि राज्य के लिए यानी स्टेट के लिए, राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, कि क्या हो, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, कितने, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर सरकार चाहे, उनके पास यह अधिकार दिया गया उनको, सरकार चाहे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ये एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय यानी एक ही हाई कोर्ट बन सकता है, उनकी स्थापना हो सकती है, आप इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्टेट में, एक राज्य में वही हो सकता है, वही दूसरे राज्य में हो सकता है, वही तीसरे राज्य में, यानी कि तीनों को साझा करके एक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट बना सकते हैं, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अब इतना ध्यान रखिए, इसका जो संविधान में प्रावधान है, इसका क्या है, इसका भाग 6 में, किसमें, भाग 6 में, और अध्याय हमारे कितने हैं, भाग 6 में, और अध्याय की अगर बात करें तो अध्याय हमारे 5 में, और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 214 से 231 तक का जो उल्लेख है किसका किया गया है, उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया, आप इतना ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसका क्या है, देखिए ये एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है, अभिलेख न्यायालय है। इसकी जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, भारत की एकीकृत एकल न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है, वही जो मैंने अभी आपको बताया, तो वही मैं इसमें एक्सप्लेन किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर कार्य करता है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती। क्या है, एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना
कर सकते हैं। देखिए ये हमारे उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था, आप देखिए पहले क्या बने, 3 न्यायालय बने थे, कौन से, 1862 में गठन किए गई थी, क्या, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ये क्वेश्चन बने हुए, ध्यान रखिए ये कब, तीनों न्यायालय कब बने हैं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 1862 में इनका गठन किया गया, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं, 25वां है। 25वां कौन सा है, कब गठित किया गया है, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का अमरावती न्यायालय अपने स्वरूप में अभी कार्यरत है। देखिए इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, भाग 6 अध्याय 5 और अनुच्छेद की अगर हम बात करें 2 से 14 से 231 तक के बीच किसका है, उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें दिल्ली उच्च न्यायालय की, देखिए क्या है, वर्ष 1966 में संघ शासित राज्य दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 1966 में किया गया है। अतः दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनके अपने क्या है, उच्च न्यायालय, क्या है, जिनके अपने उच्च न्यायालय। दिल्ली के साथ कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने एक उच्च न्यायालय है। अब देखिए हम देखते हैं इसका क्या है, इसकी देखिए देखिए इसकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति कौन करता है, अभी हमने बताया है। इसकी जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल, क्या है, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, यानी कि राज्यपाल हो या राज्यपाल ने किसी और को नियुक्त किया हो तो उसके समक्ष भी शपथ दिला दे सकते हैं। अब देखिए न्यायाधीशों की अहर्ताएं यानी योग्यता क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। देखिए जितना भी अभी अब तक ने पढ़ा है सब में यही मेंशन किया गया है क्योंकि कुछ भी बनने के लिए क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। और देखिए क्या, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो उसको, वहाँ उच्च न्यायालय में लगातार क्या हो, 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो, क्या हो, वहाँ उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। ये न्यायाधीशों की अहर्ता हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 62 वर्ष। लेकिन हाँ, हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो हमने बताया था कि इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष है, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या है, न्यायाधीशों का क्या है, जो बैठक है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, क्वेश्चन बने हुए हैं। उच्च न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की गई है किसके द्वारा, कब की गई है, 224 के अंतर्गत किया गया, आप इतना ध्यान में रखिएगा। किसके अंतर्गत किया गया, 224 तक किया गया है, किसमें, उच्च न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की गई है किसकी की गई है, ये 224 का के अंतर्गत की गई है। लेकिन जो क्या है, देखिए अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 224 के अंतर्गत किया गया है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है 223 के अंतर्गत किया गया है। ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो है अनुच्छेद, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, देखिए न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मेंशन, 217(1) के अंतर्गत मेंशन, आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो राष्ट्रपति का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन क्या है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है तो किससे परामर्श लिया जाता है, तो परामर्श चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। और जो जिस राज्य के हमारे नियुक्त करना है उनके राज्यपाल से भी यानी गवर्नर से भी परामर्श लिया जाता है। कौन परामर्श लेते हैं, प्रेसिडेंट लेते हैं, तब जाके इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन इनसे मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं किसकी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन क्या है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। किससे करता है, परामर्श लेता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। देखिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है। ठीक है, याद आप रखिएगा। देखिए जो न्यायाधीशों की पदच्युति क्या है, यानी कि इनको कब हटा सकते हैं, या उसमें क्या हो, साबित कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो गया हो, या एवं अक्षमता या उनके पास इनकैपेबिलिटी हो, तब के आधार पर इनको हटा सकते हैं। आप इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए
ठीक है। और क्या है, ये पद त्याग भी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये अपना पद त्याग भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को ये लिखित रूप में क्या करते हैं, लिखित रूप में उसका रीजन देते हैं, क्या कर देते हैं, लिखित रूप में उनको क्या देते हैं, रिटर्न में उनको देते हैं कि हम क्या करते हैं, रिजाइन दे रहे हैं। ठीक है, अगर उनको करना है, रिजाइन देना, इस्तीफा देना है, तो राष्ट्रपति को क्या करेंगे, अपने हस्ताक्षर सहित लिखित देंगे कि हमें करना है। आप इतना ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।